हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलियम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 12 देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम 1, 2 और इधर 5 से लेके 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। बीच में 3 और 4 छूटा हुआ, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग टेस्ट नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर यदि प्रीवियस ईयर वीडियो, ठीक है, एनसीईआरटी वीडियो और टॉपर्स को भी देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बना है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की, ये भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर यदि आप न्यू हैं और बाकी जो टेस्ट सीरीज है उन्हें देखे हैं तो देख सकते हैं। साथ ही आपको विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा और विजन आईएएस की मेंस टेस्ट सीरीज, ठीक है, मेंस की जो टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर करा रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या है, विजन आईएएस का टेस्ट नहीं आ रहा है। आप लोग बोलते हैं विजन आईएएस का भी लाइए, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण क्या होता है, दोनों एक साथ नहीं हो पा रहा है। तो मैं वो भी लाऊंगा, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए आप लोग, ठीक है। ये कंप्लीट होगा फिर विजन आईएएस। सोचता हूँ 2 वीडियो एक दिन में अपलोड करूँ, लेकिन टाइम की अभाव के कारण इसे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो है टेस्ट नंबर 12, ठीक है, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से रिलेटेड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है निम्नलिखित युग्मों पर? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रोग और इधर कारक। इटाई रोग क्या है? इटाई रोग, ठीक है। ये क्या है? आर्सेनिक बोल रहा है। तो इटाई रोग क्या है? आर्सेनिक के कारण नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये जो होता है कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण? कैडमियम के कारण होता है, इसलिए ये गलत हो गया। मीना माता रोग, पारा, ठीक है, पारा के कारण होता है, ये सही है। तो ये क्या है? सही है। एक जो है मीना माता रोग के एक कारक पारा भी है, इसलिए सही है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है, ये भी सही है। ब्लैक फुट रोग कैडमियम के कारण नहीं होता है, आर्सेनिक के कारण होता है, इसलिए ये गलत है। निम्नलिखित इसमें से कितने सही सुमेलित है? तो 2, 3 है, इसलिए 2 सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 युग्म, ठीक है। व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये रहा इटाई रोग, ठीक है। इटाई रोग ये देख सकते हैं कैडमियम के संपर्क के कारण होता है। बाकी आप इसका जो डिटेल्स है पूरा पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसलिए कथन एक क्या है? गलत हो गया। दूसरा देख सकते हैं मीना माता रोग, ठीक है। मीना माता रोग देख सकते हैं मिथाइल मार्करी यानी पारा दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है। तो मार्करी को पारा भी बोला जाता है, इसलिए ये सही हो गया। बाकी आप लोग इसकी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है भूजल में, जब भूजल में नाइट्रेट का स्तर 25 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में अगर यदि 25 मिलीग्राम की मात्रा से अधिक हो जाता है भूजल में, तब इसमें क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम की रोग होता है, जिसमें क्या होता है? नवजात शिशु को इसमें अधिक प्रभावित करता है, ठीक है। इसलिए कथन 3 सुमेलित है। आगे जा के देखें तो हम ब्लैक फुट रोग एक स्थानिक रोग है, ठीक है। ये जो होता है किसके कारण होता है? स्थानिक परिधि संवहनी रोग है और ताइवान के दक्षिण पश्चिम तट पर सीमित क्षेत्र में निवासियों के बीच पाया जाता है। यहाँ के लोग आर्सेनिक की उच्च सांद्रता वाले आर्सेनियन कूप के जल का उपयोग 80 वर्षों से अधिक समय से कर रहे हैं, इसलिए। तो ये क्या होता है? आर्सेनिक के कारण होता है, ठीक है। इसलिए ये जो कथन 4 है वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें 2 युग्म सही हो गया। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कितना? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। पेटेंट अधिनियम 1970 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अयंगार समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था, सही है। इसे अयंगार समिति की रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश किया गया था, तो ये सही है। कथन 2 हम देख सकते हैं। इसे भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया था, ये भी सही है। इसे भारतीय पेटेंट के डिजाइन अधिनियम 1911 को बदलने के लिए किया गया था। या भोजन, दवा, रसायनों और
सूक्ष्म जीवों को छोड़कर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी पेटेंट को सुरक्षा प्रदान करता है। सभी क्षेत्रों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान तो करता है, साथ में ये सबको भी, ठीक है, भोजन, दवा और रसायन, सूक्ष्म जीव, ये सबको भी करता है। इसलिए कथन नंबर 3 गलत हो रहा है। कौन से सही है बोल रहा है, तो 3 गलत है और 1 और 2 सही है, इसलिए ए नंबर, ठीक है, 1 और 2 सही है। तो आगे बढ़े हम 2 नंबर की व्याख्या देख सकते हैं हम, ये रहा, ठीक है। पेटेंट पेटेंट बौद्धिक संपदा के संरक्षण का एक रूप है या किसी आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है जो एक उत्पाद या प्रक्रिया के समान है या समान रूप से कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। एक आविष्कार के लिए पेटेंट योग्यता मानदंड क्या होना चाहिए। पेटेंट अधिनियम 1970 भारत में पेटेंट प्रणाली के लिए प्रमुख कानून वर्ष 1972 में लागू किए गए। इसने भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 का स्थान लिया, इसलिए कथन 2 सही है। पेटेंट अधिनियम काफ़ी हद तक न्यायमूर्ति एन राजगोपाल आयंकर की अध्यक्षता वाले आयंकर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है, इसलिए कथन 1 भी सही है। इस अधिनियम को पेटेंट या संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें उत्पाद पेटेंट को खाद्य, दवा और रसायनों तथा सूक्ष्म जीवों सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्र में विस्तारित किया गया था। इसलिए क्या है, कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, रसायन, सूक्ष्म जीव, दवा, खाद्य, ये सबको भी शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम कथन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित था और वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था, एकदम सही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वित्तीय संस्था द्वारा प्रायोजित था और इसे वर्ष 2092 में स्थापित किया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का दूसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, नहीं, सबसे दूसरा नहीं, पहला होना चाहिए यहाँ पे, क्या, पहला सबसे पुराना स्टॉक, और इसे वर्ष 1875 में स्थापित किया था। तो इधर तो सही है, लेकिन ये गलत हो गया, इसलिए कथन 2 क्या हो गया, गलत हो गया। कथन 1 केवल सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। महाकायिकता एक्रोमेगाली विकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हार्मोन संबंधी विकार है, एकदम सही है। महाकायिकता क्या है, हार्मोन संबंधी विकार है, तो ये सही है। यदि यह यौन अवस्था के अंत से पहले विकसित होता है तो इसे अतिकायिकता जय गणितिज्म कहते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। इसलिए जिनमें से उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे सी होना चाहिए। कौन सा, सी। 4 नंबर का हम व्याख्या देख सकते हैं, ये रहा महाकायिकता, ठीक है। महाकायिकता एक हार्मोन संबंधी विकार है जिससे में हाथों, पैरों और चेहरों में असामान्य वृद्धि होती है, इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। महाकायिकता आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की आयु के वयस्कों में पाई जाती है, लेकिन यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। जब यह यौवन अवस्था के अंत से पहले विकसित होता है तो इसे अतिकायिकता के रूप में जाना जाता है, इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विश्व बैंक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA विदेशी निजी निवेशकों को युद्ध या नागरिकता अशांति के कारण होने वाले नुकसान के लिए बीमा प्रदान करती है, एकदम सही है, ठीक है। विश्व बैंक क्या करता है, बहुपक्षीय निवेश या गारंटी एजेंसी के विदेशी निजी निवेशकों को युद्ध या नागरिक अशांति के कारण होने वाले जो नुकसान होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, बीमा प्रदान करते हैं। कथन नंबर 2, निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी, जिसमें भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। ये गलत है, क्योंकि भारत जो है इसकी सदस्य नहीं था, इसलिए ये कथन 2 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो केवल और केवल 1, ठीक है, 2 गलत हो रहा है, क्योंकि भारत इसकी संस्थापक सदस्य नहीं है। आगे बढ़े हम 6 नंबर देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच एक स्थिर संतुलन है। हम जानते हैं पर्यावरण कभी भी स्थिर नहीं रहता है, बदलते रहता है, इसलिए ये कथन हम लोग का गलत हो रहा है। बायोम पारिस्थितिकी तंत्र में संगठन का अंतिम स्तर होता है, ये भी गलत है। बायोम पारिस्थितिकी तंत्र में संगठन का अंतिम स्तर नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों कथन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, कौन सा? डी। हम देखना चाहें तो देख सकते हैं 6 नंबर की, ये रहा पर्यावरण और उसके घटक। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल। हम इसका जो ऑप्शन में है वही देखते हैं, क्योंकि पर्यावरण स्थिर नहीं है। जैविक और अजैविक दोनों कारक प्रवाह में हैं और लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, तो ये तो जानते ही होंगे। ठीक है, इसकी पर्यावरण में परिस्थिति की जो दृष्टि है, इसके कुछ विकसित कराए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। इससे पर्यावरण से इससे रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, अब देख सकते हैं परिस्थितिकी तंत्र में संगठित स्तर। परिस्थितिकी संगठन के 6 मुख्य स्तर होते हैं, जो इस प्रकार है। व्यक्ति, फिर परिस्थितिकी तंत्र, फिर जनसंख्या, बायोम, फिर समुदाय, फिर जैव मंडल। इसलिए क्या है, बायोम जो है अंतिम, ये नहीं है परिस्थितिकी संगठन का। तो इस प्रकार दोनों इसके कथन क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बढ़े हम 7 नंबर देख सकते हैं। धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर भारत पाकिस्तान संयुक्त प्रोटोकॉल 1974 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म या संप्रदाय के भेदभाव के बिना एक देश से दूसरे देश में तीर्थ यात्रा की अनुमति दी जाएगी। सही है, क्या है? धर्म या संप्रदाय के भेदभाव के बिना एक देश से दूसरे देश में तीर्थ यात्रा की अनुमति दी जाएगी, तो ये सही है। इस प्रोटोकॉल में ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह शामिल नहीं है, तो ये सही है। इस प्रोटोकॉल में जो ख्वाजा बंदे और नवाज दरगाह ये शामिल नहीं है, तो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसकी व्याख्या उतनी देखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसकी PDF से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 आप देखते हैं। नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई औद्योगिक नीति 1991 की जो औद्योगिक नीति थी उसके बारे में देखते हैं। लाइसेंस के अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत एयरोस्पेस, गन पाउडर और खतरनाक रसायनों उद्योगों को बनाए रखा गया। एकदम सही है, ये जो खतरनाक रासायनिक उद्योग है ये सबको लाइसेंस के अनिवार्य प्रावधान में रखा गया, तो ये क्या है? सही है। कथन नंबर 2 देखें तो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। ये गलत है, 100 नहीं, कितना? कम से कम 25 किलोमीटर की दूर पर स्थापित किया जाना चाहिए, तो यहाँ 25 रहता तो सही होता, इसलिए गलत हो गया। इसने निजी क्षेत्र को बाजार में अत्यधिक भार से बचाने हेतु चरणबद्ध तरीके से वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मजबूर किया। ये गलत है, क्या है? निजी क्षेत्र को बाजार में अत्यधिक भार से बचाने हेतु क्या है? चरणबद्ध तरीके से वस्तु का उत्पादन को बढ़ाने के लिए मजबूर किया है, ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो 2 कथन गलत है, केवल एक सही है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, कि कितना नंबर था हम लोग देख सकते हैं व्याख्या? 8 नंबर ना। 8 नंबर का व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं। उद्योग का स्थान, तो ये देख सकते हैं, ये सब क्या है? लाइसेंस वगैरह दिया जाता है, इसलिए कथन है क्या है? सही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए। यहाँ दिया है प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग मिलियन सिटीज यानी कि 10 लाख, ठीक है, क्षेत्र से कम 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होना चाहिए। आगे देखते हैं। चरणबद्ध उत्पादन की बाध्यता समाप्त की गई। चरणबद्ध उत्पादन की जो बाध्यता था उसको समाप्त की गई। चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता को समाप्त करने के साथ अब निजी कंपनियां एक साथ एक वस्तुओं और मॉडलों का उत्पादन कर सकती। अब उद्योगों की क्षमता और पूंजी का उनके उच्चतम स्तर तक उपयोग किया जा सकता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं, क्योंकि उसको जो है बाधाएं नहीं, मतलब समाप्त करने के साथ साथ जो उत्पादन की जो अनिवार्यता था उसको समाप्त कर दिया गया।
चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8 नंबर देखें, 9 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार दर वह दर है जो आरबीआई आधार दर वह दर है जो आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घ अवधि उधार देने पर प्रभावित करता है। ये गलत है, क्योंकि आधार दर वह दर है जिसमें क्या है, बैंक जो है अपने ग्राहकों को क्या करता है, ऋण देता है, इसलिए कथन 1 जो है गलत हो गया। बैंक दर वह ब्याज दर है जिसे नीचे की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं। तो ये बैंक दर क्या होता है, जिसमें क्या करता है, आरबीआई जो है बैंकों को लंबे समय के लिए उधार देता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक दर। इसलिए ये कथन भी मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है सही नहीं है। आगे देखें हम, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो दोनों कथन सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी। इसका व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं 9 नंबर का। ये देख सकते हैं हम, आधार दर वह ब्याज दर है जिसमें कम दर पर कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा इसका डिटेल। आप देख सकते हैं, वह ब्याज दर जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने दीर्घकालीन उधार पर लेता है। देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक अपने दीर्घकालीन उधार पर लेता है, जिसे बैंक दर कहते हैं। तो अपने जो दीर्घकालिक उधार के लिए जो ऋण लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्याज दर, वह ब्याज दर। ठीक है, जिसे बैंक के रूप में जाना जाता है। इस तरीके के उधार लेने वाले ग्राहक भारत सरकार, राज्य सरकारों, बैंक, वित्तीय सरकार, ये सब। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए जो है कथन 2 भी क्या आ रहा है, गलत हो रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पीडीएफ से आप इसकी और डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ जो है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भील, छत्तीसगढ़। भील जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, भील जनजाति जो आदिवासी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इसकी, तो ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, सही है। मुंडा जो है तमिलनाडु में नहीं पाया जाता, तो ये गलत हो गया। संताल असम में पाया जाता है, और भी बहुत सारे, असम, बिहार, उड़ीसा, ये सब में भी पाया जाता है, छत्तीसगढ़, तो ये सही है। वारली, दमन और दीव, वारली दमन और दीव में पाया जाता है, तो ये सही है। युग्मों में से कितने सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कितने नहीं है, तो 3, 2, 3, 4 तो सही सुमेलित है, तो केवल 1 जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम, 11 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मुद्रा के प्रकार और विशेषता। हार्ड करेंसी, देख लीजिए, हार्ड करेंसी किसे कहते हैं, जब सरकार मुद्रा की परिपक्वता से पहले ही अपने बॉन्ड को फिर से खरीदना शुरू कर देती है, तब यह मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होती है। गलत है, क्या है, पहले ही इसमें क्या करता है, बॉन्ड से पहले ही खरीदना शुरू कर देते हैं, ये गलत हो जा रहा है। आगे बढ़े हम, इसकी आप देख सकते हैं हॉट करेंसी। ठीक है, हॉट करेंसी क्या होता है, जब कोई हार्ड करेंसी किसी अर्थव्यवस्था से तेज गति से बाहर निकल जाती है, तो हॉट करेंसी जो क्या होता है, जैसे क्या है, जब कोई हार्ड करेंसी जो है किसी अर्थव्यवस्था से तेजी से क्या होता है, बाहर निकलता है, तो इसको हम लोग हॉट करेंसी बोलते हैं, तो ये सही है। हीटेड करेंसी क्या होता है, वह घरेलू मुद्रा जो अर्थव्यवस्था से विलोपित हार्ड करेंसी के कारण दबाव में है, तो ये भी सही है। हीटेड करेंसी क्या है, घरेलू मुद्रा जो अर्थव्यवस्था से विलोपित हार्ड करेंसी के कारण दबाव में है, विलोपित हार्ड करेंसी उसके कारण, तो ये सही है। चीप करेंसी, वह मुद्रा जो विदेशी मुद्रा बाजार में विस्तृत रूप से उपलब्ध है, ये गलत है, विदेशी मुद्रा बाजार नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इसलिए इसमें बोला है कितने सही सुमेलित है, तो 2 है, 2 और 3, इसलिए इसका सही आंसर 2 युग्म। ठीक है, आगे बढ़े हम, 12 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक एस्चुअरी इकोटोन का उदाहरण है, एक एस्चुअरी इकोटोन का उदाहरण है, इकोटोन का उदाहरण है, ये क्या है, सही है। एक इकोटोन में जैव विविधता उसके निकट
पारिस्थितिक तंत्र से अधिक होती है। एक इकोटोन में जैव विविधता उसके निकट पारिस्थितिक तंत्र से अधिक होती है, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो ये दोनों सही है। अब इसके हम लोग व्याख्या देख सकते हैं 12 नंबर। ठीक है, ये देख सकते हैं इकोटोन, ठीक है, इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्र के बीच का संयोजक होता है। इसलिए देख लीजिए, यहाँ पढ़िएगा, इसके उदाहरण जो है घास, भूमि, ज्वारनद और नदी है। कथन एक क्या है, सही है। कथन दो देखें तो इकोटोन की विशेषता यह काफ़ी संक्रिय है, इसमें आसपास के पारिस्थितिक तंत्र के मध्यवर्ती स्थितियाँ पाई जाती है, इसलिए यह तनाव का क्षेत्र है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये भी क्या है, सही है, दोनों सही है। लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ये हम लोग का दोनों क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। दोनों कथन क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। दोनों कथन इसका गलत हो जा रहा है, इसलिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि कौन सा सही नहीं है पूछा और दोनों कथन सही है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, आगे बढ़े हम 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बेंजीन गुणसूत्रीय क्षति है, एकदम सही है, बेंजीन गुणसूत्रीय क्षति। क्रोमेट घातक फेफड़ों की बीमारी है। क्रोमोटक, क्रोमोटक घातक बीमारी, क्रोमोटक क्या है, क्रोमोटक से कैंसर जन होता है, तो ये क्या होना चाहिए, क्रोमोटक के आगे केसर जन, ठीक है, तो ये क्या होता है, कैंसर जन, तो ये सही हो जाता, तो ये गलत हो गया। मैग्नीज प्रजनन क्षति, मैग्नीज के कारण प्रजनन क्षति होता है, ये भी सही है। बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम से क्या होता है, घातक फेफड़ों की बीमारी होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें से दो युग्म सही है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी। आगे बढ़े हम 14 नंबर। सकल अस्थायी पूंजी निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या भूमि की खरीद और मूल्यह्रास को शामिल नहीं करता है, एकदम सही है, ये भूमि की खरीद और मूल्यह्रास को शामिल नहीं करता है, सही है। या विनिर्माण में किए गए कुल निवेश का मापक है, गलत है, कुल निवेश का मापक नहीं होता है, इसलिए क्या है, गलत है। तो कौन सा सही है पूछा गया है, तो केवल और केवल एक होगा, क्योंकि दो सही नहीं है, मापक नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम 14 नंबर, व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। 15 नंबर देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 14 देखें ना, हाँ 14 आप देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया दोनों प्रकाशीय क्षेत्र में संपन्न होते हैं, एकदम सही। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया दोनों प्रकाशीय क्षेत्र में संपन्न होते हैं। अप्रकाशीय क्षेत्र में केवल श्वसन क्रिया संपन्न होती है, सही है। अप्रकाशीय क्षेत्र में क्या है, श्वसन क्रिया संपन्न होती है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही युग्म हो जाएगा सी। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड है। और अभी जो है विशेष यानी कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इसमें को पर्यावरण से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये करना बहुत ही जरूरी है। और जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की मैं करा रहा हूँ दृष्टिया इसकी बुक, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पपोषी झीलों में पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ये गलत है, पोषक तत्व की कमी होता है इसमें अल्पपोषी में, इसलिए गलत है। दुष्पोषी झीलें फस्फोरस से समृद्ध होती है, लेकिन इनमें कैल्शियम की कमी होती है, एकदम सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल दो सही। ठीक है, एक गलत हो गया। वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से, तो इसलिए इसका बी नंबर सही हो जाएगा। तो ये सब देख लीजिए, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सब के बारे में जितना भी टेस्ट सीरीज देख रहे हैं सभी में आ रहा है, तो ये अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 18 नंबर। पोषक तत्व आधारित अनुदान व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनबीएस यानी कि पोषक तत्व आधारित अनुदान व्यवस्था के तहत केवल पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन की उपस्थिति के आधार पर किसानों को सब्सिडी आधारित दरों पर उर्वरक प्रदान किए जाते हैं, एकदम सही है। ठीक है, आगे देखें हम
यह सब्सिडी व्यवस्था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 से लागू की जा रही है। ये भी सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़े हम 19 नंबर। सेक्चीडेप, ठीक है, सेक्चीडेप, सेक्चीडेप किसका माप है? सेक्चीडेप किसका माप है? तो ये जल की पारदर्शिता का माप है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इसकी आगे की क्वेश्चन के साथ, या तो हम विजन IAS की या प्री की टेस्ट सीरीज के साथ या उसकी जो मेंस की टेस्ट सीरीज क्वेश्चन राइटिंग करा रहा हूँ उसके साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा कौन सा वीडियो चाहिए इसके बाद, जो मेंस की होगा मेंस का कराऊँ या तो फिर इसी का आगे कंटिन्यू कराऊँ, या मेंस का भी जो क्वेश्चन जो राइटिंग करा रहा हूँ वो भी कराऊँ। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।